राहे जिंदगी जो फाउंडेशन है वो किस तरह से लोगों की मदद करती है? राहे ज़िंदगी फाउंडेशन जो है वो हर तबके की, हर धर्म के लोगों की मदद करती है। हम लोग हाथरस के अंदर जो 160 लोग ख़त्म हुए थे, हमने प्रति परिवार को 10,000 रुपये का वो दिया था। तो ये फंडिंग आप किस तरह से? इंसानियत के नाते कुछ लोग आना चाहते हैं समाज में अंदर, और वो सिर्फ हमें अपना जो धनराशि वो देते हैं, हम एक सिर्फ बीच का माध्यम बनते हैं उन लोगों तक पहुँचाने का। सफलता के मुकाम पर हम पहुंच तो जाते हैं, पर वहां तक पहुंचते हुए हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें भी शुरू में परेशानी बहुत आई। लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप पैसा लेके लोगों का पैसा खा रहे हो, लोगों का पैसा गलत इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हो, तरह तरह की चीज़ें ला रहे हो। हमने आपको आपके इंस्टाग्राम पेज पर बहुत सारी रैलीज का पार्ट बनते हुए देखा। आप जाते हैं, धार्मिक रैलीज में भी जाते हैं, कुछ विवादित मुद्दों पे भी आप बात करते हैं। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर भी बात करते हुए आपको देखा गया, सुना गया। हिजाब को लेकर कैफ का क्या कहना है? देखिए, हिजाब एक आपने फ़ोटो भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, और एक चीज़ें भी चलती हैं कि एक तरफ आप रसगुल्ले को खुला छोड़ दीजिए, हर एक उसके ऊपर कुछ ढक दीजिए, तो उसमें मक्खियाँ जो हैं वो भिनकने लगेंगी। तो वही चीज़ है, अगर आप अपनी इज़्ज़त, अपने बड़ों की इज़्ज़त को, अपनी समाज में जो आपके बड़ों की इज़्ज़त है उसको लेके चलना चाहती हैं, तो एक अपने आप को कवर करके और एक अच्छा लोग आप समाज में अच्छा लगेगा, एक मैसेज जाएगा कि हाँ, कि इनके संस्कार, इनकी एजुकेशन कितनी अच्छी हुई है जो इस तरह के समाज में। नमस्कार दोस्तों, आज की पूछताछ में आपका स्वागत है एक नए धमाकेदार एपिसोड के साथ। आज के हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद कैफ जी, जो एक बहुत प्यारी सी फाउंडेशन चला रहे हैं, राहे जिंदगी। तो आज हम अपनी पूछताछ में स्वागत करते हैं मोहम्मद कैफ जी का। आपका स्वागत है हमारी इस पूछताछ में, और आज हम कैफ जी से जानेंगे उनकी जिंदगी, उनके बीते हुए पहलू, उनका करंट स्टेटस और उनके आने वाले समय में राहे जिंदगी को लेकर और अपनी ज़िंदगी को लेकर क्या इनके पर्सपेक्टिव हैं। तो कैफ जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपका जो ये चैनल है और जो ये पॉडकास्ट है इसका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा मैं बताऊं, मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। मैं पेशे से ज़िला हापुड़ के अंदर एक गांव है पिपलाड़ा, वहाँ के रहने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ जो मेरी तालीम है वो 12वीं जमात की इस वक्त चल रही है, और शुरू से ही हमें जो है इस चीज़ का शौक़ था कि जिस तरीके से माशरे के अंदर और माहौल के अंदर जो चीज़ें, गंदी चीज़ें फैल रही थी, और हम देखते थे लॉकडाउन के बाद से जो सोशल मीडिया ने एक अलग ही रूप धारण कर लिया था कि गलत गलत चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना चीज़ों को अलग नज़रिए से लोगों को बदला जाए और कुछ अलग चेंजेस ले आ जाए कि जिस तरीके से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई, लोग जो है घर से बेघर हो गए और तरह तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो उसी को लेके हमने एक फ़ाउंडेशन की शुरुआत की, राहे ज़िंदगी फाउंडेशन, जिसके ज़रिए से हमने लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को 1 दिन 2 दिन खाना देना शुरू किया, रास्ते में, फिर घरों में। उसी तरीके की चीज़ें बढ़ती गई, और जो अल्लाह ने हमसे काम लिया वो आप सभी लोगों ने, जो है हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं आपके, और जो हमारे भी हैं, उन सब ने देखा कि हमने अभी तक कितनी चीज़ों का अंजाम दे चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाला ले रहा है, और इंशाल्लाह हम करते हैं। राहे जिंदगी जो फाउंडेशन है वो किस तरह से लोगों की मदद करती है? देखिए, राहे ज़िंदगी फाउंडेशन जो है वो हर तबके की, हर धर्म के लोगों की मदद करती है। चाहे आप उठा लीजिए, हम लोग हाथरस के अंदर जो 160 लोग ख़त्म हुए थे, हमने प्रति परिवार को 10,000 रुपये का वो दिया था मुआवजे के तौर में उनके लिए। प्रत्येक परिवार को 10,000? हाँ, जब हाथरस के अंदर हुआ था। और दूसरी चीज़ आप वायनाड में उठा लीजिए, हम वायनाड में भी गए थे, और हल्द्वानी उठा लीजिए, फ़लस्तीन तक हम लोगों ने मज़लूमों की मदद की। जहाँ जहाँ जुल्म होता है, हम लोग और हमारी फाउंडेशन वहाँ पहुँचती है। धर्म जाति के बिल्कुल भेद को, इसको सिस्टम को ख़त्म करके हम इंसानियत के नाते से, एक हिंदुस्तानी होने के नाते से हम लोगों की मदद करते हैं, और इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। आपने भी बताया कि हाथरस में आपने 160 परिवार को 10,000 प्रत्येक परिवार के हिसाब से डोनेशन दी। तो ये फंडिंग आप किस तरह से हैंडल? ये तो हम लोग, जो लोग इन चीज़ों को देख के आहत होते हैं, इन चीज़ों को देख के एक इंसानियत के नाते कुछ लोग आना चाहते हैं समाज में अंदर, और वो सिर्फ हमें अपना जो धनराशि वो देते हैं, हम एक सिर्फ बीच का माध्यम बनते हैं उन लोगों तक पहुंचाने की। आप एक जरिया बनते हैं, चैरिटी फंडिंग आप करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों तक आप पहुंचाते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छी पहल है आपकी राहे ज़िंदगी की, और मैं सलाम करूंगा आपके इस जज्बे को। मुझे लगता है, कितनी उम्र है कैफ आपकी? मेरी 21 साल की उम्र है। 21 साल की उम्र में आप राहे ज़िंदगी के चेयरमैन हैं, और इंसानियत के लिए आप वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपकी एजुकेशन की मैं बात करूं तो हापुड़ से रही? जी, मैं 12वीं जमात का इस वक्त साथी हूँ मैं, और 12वीं जमात में हूँ मैं। इतनी कम एज में इस मुकाम पर पहुंचना
अपने आप में काबिल तारीफ है। हज़ारों दुआएं आपको रोज़ लगती होंगी। बस वही चीज़ें दुआएं हैं, बड़े बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, और जो माएँ होती हैं जिनके सर के ऊपर कोई साया नहीं होता, उनका हम छोटा मोटा साया बन जाते हैं। उनकी दुआएं हैं जो चीज़ें चल रही हैं, और अल्लाह चला रहा है। सफलता के मुकाम पर हम पहुंच तो जाते हैं, पर वहां तक पहुंचते हुए हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैफ को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, परेशानी तो हर सफ़र में आती है, चाहे सफ़र कोई सा भी हो। हमें भी शुरू में परेशानी बहुत आई। लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप पैसा लेके लोगों का पैसा खा रहे हो, लोगों का पैसा गलत से चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हो, तरह तरह की चीज़ें ला रहे हो। तो ये तो इल्ज़ाम तो लगने बरहक हैं दुनिया के अंदर। आप कितनी भी अच्छे बन जाइए, इल्ज़ाम तो हर किसी पे लगते हैं। तो इल्ज़ामों को हमने एक तरफा करके हम मेहनत करते गए, और आज वही लोग जो बुरा भला कहते थे, तंज कसते थे, तरह तरह के कमेंट करते थे, आज वही लोग हमारे साथ भी हैं, और साथ मिलकर हम लोग देश का और लोगों का, समाज का कल्याण। देखिए, इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, वो उनका काम है, और ज़रूरी भी है कि एक ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। तो उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए आपने क्या कदम उठा रखे हैं? हमारे पास देखो, जो लोग हमें अगर कुछ चीज़ देते हैं तो हम पूरा बाकायदा, हमारे पास डेटा रहता है, सीए है हमारा, और हम सारी चीज़ें अपनी मेंटेन करके रखते हैं। पेपर वर्क, जो एक एक पैसा का हमारे पास हिसाब रहता है, जिस तरीके से जो पैसा आया था हम उस तरीके से मजलूम तक पहुंचाने का हम लोग बस सिर्फ आप कैश में उन तक पहुंचाते हैं या अकाउंट ट्रांसफ़र आप करते देखिए, हैं? हम सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट रखते हैं बिल्कुल। जिस तरीके से, जिस भी माध्यम से कोई किसी की चीज़ आती है हमारे पास, चाहे खाना, कपड़ा, जो भी चीज़ होती है, हम उसी माध्यम से दूसरे तक पहुँचाते हैं। अच्छा, आप पैसे के अलावा कपड़ा, खाना, हर तरह की चीज़ों के द्वारा ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल। आप मात्र 21 साल के हैं, बहुत कम उम्र। इस टाइम पे लोग अपना करियर बना रहे होते हैं, तो आपको ये फाउंडेशन चलाना या लोगों की मदद करना, ये सब चीज़ें कहाँ से माइंड में? कि जैसे मैंने आपको अभी शुरुआत में बोला कि लॉकडाउन के बाद से जो लोगों की ज़िंदगियाँ बिखर गई थी, लोग अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, स्टेबल नहीं हो पा रहे थे दोबारा से। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने समाज में, जो सोशल मीडिया पे भी एक गंद फैला हुआ था, तरह तरह की चीज़ें, गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होती थी, लोग वायरल होने की कुछ भी एक कदम उठा लिया करते थे। लेकिन हम जिस रीजन से आते हैं, जिस उससे आते हैं, इंसानियत के नाते, जो हमारे नबी ने, जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया कि मुल्क की खातिर, अपने लोगों की खातिर कुछ अच्छा करो, क्योंकि हमारा आप इतिहास उठा लीजिए मुसलमानों का, हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है। उसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने कि एक समाज में अच्छा कदम उठाया जाए, कि लोगों की मदद की जाए, एक अलग मैसेज जाएगा लोगों के अंदर। लोग क्या है, हिंदुस्तान के अंदर एक को देख के बहस करते हैं। तो हमने सोचा अगर हमें देख के कोई बहस करे, कुछ इस से भी कुछ चीज़ अगर कोई हमें देख के अपनाएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, कम से कम किसी के पेट में एक वक्त का खाना चला जाएगा, किसी के बदन पर कपड़ा चला जाएगा, किसी के घर पे, किसी के सर पे छत चली जाएगी। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने इस फाउंडेशन का शुरुआत की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक अच्छे पैमाने पर लोगों की मदद कर रहे हैं। और हम नहीं कर रहे, ऊपर वाला करवा रहा है, और जब तक करवाएगा इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। अभी 2024 चल रहा है, तकरीबन 2020 में लॉकडाउन आया था। जी जी। तब आप शायद 17 साल के रहे होंगे। 17 साल की एज में पढ़ाई को एक तरफ रख के आप फाउंडेशन की तरफ घुस गए, इंसानियत की तरफ घुस गए। बस चीज़ें हैं, देखो, तालीम भी चल रही है और ये चीज़ें भी चल रही हैं। तो शुरुआत में कोई भी चीज़, अभी तो आप फाउंडेशन चला रहे हैं, आपके पास डोनेशन आ रही है, चैरिटी आ रही है। शुरू में तो कहते हैं घर से शुरू करना पड़ता है, बस ऐसे ही था हमारा भी। तो परिवार का सपोर्ट रहा? परिवार का अल्हम्दुलिल्लाह, हम फैमिली बैकग्राउंड हमारा बहुत अच्छा है। हमारा रियल एस्टेट और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने चीज़ों से नवाज रखा है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल भी करते हैं। वैसे परिवार में कौन कौन है कैफ? परिवार में हम 9 साथी हैं, 5 मेरी बहनें हैं, 4 हम भाई हैं। तो सभी लोगों का सपोर्ट रहता है आपकी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे ज़्यादा वालिद साहब का सपोर्ट रहता है, और उसके बाद तमाम लोगों का। शुरू में जब आपने शुरुआत की, आपने अकेले कैफ ने शुरुआत की होगी? हाँ, वो तो ये एक मशहूर शेर है ना, मैं अकेला ही चलाता जाने भी मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो अभी जुड़ते हुए कितने लोग हो चुके हैं हमारे साथ? देखिए 36 लाख लोग हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 36 लाख लोग? अरे वाह! आप एक मुहिम की शुरुआत आपने की एक से आपने 36 लाख तकरीबन 4 सालों में। और आपको कैफ ये कब रियलाइज़ हुआ कि हाँ, आपके साथ इतने लोग जुड़ेंगे, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है, अच्छा असर जा रहा है? कब आपको लगना शुरू हुआ? क्योंकि शुरू में मोरल डाउन होता है, हौसला टूटता मैं है। आपको एक बात बताऊं, ज़िंदगी में अगर आदमी कुछ भी हासिल करना हो, कुछ भी अगर जो हमने अपने बड़ों से सुना है, कुछ भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ मुकाम हासिल करना हो, कुछ बनना हो, सबसे पहले तो लोगों को सुनना, लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू उन पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिए इंसान को। मेरा क्या था कि अगर इस चीज़ को हासिल करना है तो करना है, चाहे रास्ते में कितनी परेशानी आई, कितनी मुश्किलात आई, हम हर चीज़ से गुजरते गए। और हर सफ़र में ये चीज़ें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
आज आप देख लीजिए क्या अल्लाह ने इज़्ज़त दे रखी है। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने नवाजा है। अल्लाह जब तक हम साफ़ नीयत और सच्ची नीयत से और हक अच्छे इरादे से काम करते रहेंगे तो अल्लाह हमें नवाजता रहेगा। जब हमारे अंदर बेईमानी और कुछ अलग चीज़ें हमारे अंदर दाखिल हो गई तो ऊपर वाला कर देगा, तो ऊपर वाले की दया है, किसे क्या कर दे। कैफ को क्या लगता है कि आने वाले 10 साल बाद राय फाउंडेशन को आप कहाँ देखते हो? देखिए, मेरा एक सपना है कि ख़ास करके जो नीचा तबका है, चाहे दलित समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, जो इस वक्त तालीम से महरूम है, उनके लिए हम इंशाल्लाह जल्द एक स्कूल खोलेंगे। और अभी हम एक हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं जिसका अल्हम्दुलिल्लाह 50% काम हो चुका है। और गरीबों के लिए जो आसपास में झोपड़ी पट्टी में रहते हैं, सही से इलाज नहीं करा पाते, इलाज ना कराने की बुनियाद पे 40 साल की ज़िंदगी में, 45 साल की ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की बुनियाद से। उन लोगों के लिए हम एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं इंशाल्लाह। इस साल के आखिर में उसका इंशाल्लाह इब्तिदा होगी। आपको भी इन्विटेशन, आप भी आइएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही चीज़ें हम काम कर रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, सिलाई मशीन सेंटर चला रहे हैं लड़कियों के लिए, ताकि वो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो सकें, अपना खुद अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। एक हमारा यहाँ पसोंडा के अंदर चल रहा है, गाज़ियाबाद के अंदर चल रहा है, जिसमें हर मज़हब की, हर बरादरी की, हर देखिए इंसानियत तो मुझे लगता है कि मज़हब से बहुत ऊपर है। इस वक्त जो चीज़ें मुल्क के अंदर चल रही है, मुल्क की जो फ़िज़ाओं में जो हवा है, उसको बदलने के लिए कहीं ना कहीं हमारा छोटा सा एक हम अपना रोल निभा रहे हैं। ऊपर वाला उसे कबूल कर ले। मैं चाहता हूँ आप अपनी फाउंडेशन का कोई एक ऐसा केस हमें बताएं जिसने आपको अंदर तक तोड़ के रख दिया हो, आप परेशान रहे हो। हाँ, एक केस आया था तकरीबन अब से 6-7 महीने पहले। एक बूढ़ी अम्मा थी, मैं ऐसे ही एक गांव में गया एक मदद करने के लिए। हम राशन पहुंचाते थे, तो मुझे मालूम हुआ कि वो जो बूढ़ी अम्मा थी उसका बेटा था 17 साल का। वो किसी ने आपसी ज़मीन की रंजिश में, एक ही बेटा था उसके पास, बहुत गरीब थी, टूटा घर था, तो उसका जो बेटा था वो किसी आपसी रंजिश में कुछ रिश्तेदारों ने उसे मार दिया। तो जब उसे मार दिया तो एक मैं आपको माँ की ममता बताऊंगा कि माँ की ममता कैसी होती है। तो उसे कब्रिस्तान में ले जाके दफना दिया। तो उसकी माँ उसी रात को वहाँ पहुंचकर कब्रिस्तान में उसकी पूरी कब्र खोद दी और उस कब्र के अंदर लेट गई। तो आप सोचिए कि माँ की ममता क्या होती है और माँ किस हद तक अपनी औलाद से प्यार करती है। तो वो एक ऐसा, आपको मेरे बताने में थोड़ा अलग नज़रिया हो रहा होगा, लेकिन जो उस वक्त उन्होंने मुझे अपनी ज़बान से बताया ना, उस वक्त स्थिति कुछ और थी। ये एक चीज़ है, मुझे तो लगता है कि उस वक्त से और आज का दिन है, उस माँ का मैं बेटा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ वो बोलती हैं आज तक मैं उनकी करता हुआ आ रहा हूँ। उनमें तो लगता है कि इन्हीं दुआओं की वजह से अल्लाह इतना नवाज रहा है, बाकी मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। आपका एक यूट्यूब चैनल है जिसपे आप व्लॉगिंग भी करते हैं, तो व्लॉगिंग करना आपकी हॉबी है, पैसा कमाने का जरिया है, या आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? ब्लॉगिंग मैं कहाँ करता हूँ, शुरू में 1-2 वीडियो बस ऐसी डाल दी थी, बाकी अब तो मेरी कोई वीडियो है नहीं। 2-4 वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे। बाकी 36 लाख लोगों का फैन बेस, 36 लाख लोगों के ऊपर आप चेयरमैन हैं राय फाउंडेशन के, तो इतने लोग तो आपसे जुड़े हुए हैं, और जिन लोगों की आप मदद करते हैं वो लोग भी आपसे जुड़ जाते हैं, तो इतने तो आपको देखने वाले लोग होंगे। बिल्कुल। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको एक अच्छा एक मैसेज समाज में देने के लिए एक रेगुलर वे में ब्लॉगिंग आपको करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कभी जहन नहीं आया। देखिए हमारा समाज में लोग जो हैं सोशल मीडिया पे भी हम लोग अपना जो मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरा, हम पब्लिक के अंदर बहुत रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समाज में जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनको अंदर तक डीपली वक्त नहीं मिल पाता, वक्त की किल्लत रहती है। तो इसी वजह से ब्लॉगिंग वगैरह से हम दूर हैं, और हम असल में ब्लॉगिंग करते हैं लोगों के बीच में जाके। हमने आपको आपके इंस्टाग्राम पेज पर बहुत सारी रैलीज का पार्ट बनते हुए देखा। आप जाते हैं, धार्मिक रैलीज में भी जाते हैं, कुछ विवादित मुद्दों पे भी आप बात करते हैं। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर भी बात करते हुए आपको देखा गया, सुना गया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो तो हमारा एक रैली नहीं होती, लोग हमें बुलाते हैं और हमारी मोहब्बत में वहाँ लोग पहुँचते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और जो हम विवादित तो इसमें कुछ भी नहीं है। जो हुआ, जो किताबों में देखा, अपने जो अखबारों में पढ़ा, वही हम हकीकी ज़िंदगी में लोगों के सामने बोलते हैं। अगर उसे विवाद या विवादित अगर कोई उसे पहलू दे देता है, नज़रिया दे देता है, तो वो उसकी सोच है, उसका नज़रिया है। हमें जो सुना और हमने जो पढ़ा और हमने जो देखा, हम वही बोलते हैं, उससे अलग तो हमने कुछ बोला नहीं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। आपकी स्पीचेस जैसे मैं देख रहा था, इंस्टाग्राम आपका देख रहा था, तो आप एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छा बोलना जानते हैं। तो आगे जाकर ऐसी लीडरशिप के साथ चुनाव में उतरने का
शासन में आने का कोई? देखिए, ये तो वक्त और हालात तय करेंगे कि चीज़ें आपको किस वक्त क्या फ़ैसला लेने में मजबूर करती हैं। अगर उस वक्त इस तरीके की चीज़ें होंगी कि राजनीति में उतरना चाहिए, तो लोगों से मशवरा करके उस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। वरना अभी तो लोगों की खिदमत चल रही है, इसी में अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है। और ये मैं ये मानता हूँ, राजनीति से ज़्यादा लोगों को इज़्ज़त इस लाइन में मिलती है। राजनीति में जाके तो तरह तरह की चीज़ें लग जाती हैं। बाकी वक्त और सिचुएशन के हिसाब से आदमी को फैसले लेने चाहिए, तो देख लिया जाएगा इंशाल्लाह। यदि आप एक लीडर बन जाते हैं तो हमारी सोसाइटी में मेन किस चेंज को आप लाना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमारी क्या पूरे मुल्क की जो ज़मीनी हकीकत और जो चेंजेस लाने की एक सबसे बड़ी जो एक ज़रूरत है इस वक्त, सबसे बड़ी चीज़ है वो है तालीम। जो कौम को और लोगों को सबसे ज़्यादा इस वक्त तालीम की ज़रूरत है। अगर ज़िंदगी के अंदर तालीम होगी तो हमें अच्छे बुरे का पता होगा, छोटे बड़े की तमीज़ तहज़ीब होगी। जो इस वक्त जो लोगों को जो एक दूसरी तरफ धकेला जा रहा है, अंधकार की तरफ, उसको अगर हमें, और नफ़रत को, सबसे बड़ी चीज़ जो इस मुल्क के अंदर आम हो गई है इस वक्त, उसको ख़त्म करना है। सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो तालीम और दूसरी मोहब्बत। बाकी आप किसी भी चीज़ से इस वक्त को और इस मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, बदल नहीं कर सकते। सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, तालीम और मोहब्बत। और इसी को हम इंशाल्लाह जब अपने, अगर अल्लाह ने मौका दिया, तो इन चीज़ों पर बहुत फोकस करेंगे। एक बहुत अहम मुद्दा है कैफ भाई, महिला सुरक्षा। तो आपको क्या लगता है, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, और सुरक्षित और दूसरा क्या बोला, असुरक्षित, वो महिला के ऊपर है अपने, वो किस तरीके से अपना आप को मेंटेन करती है, किस तरह की उसे घर से तालीम दी जाती है। और एक सेल्फ है, आदमी के ऊपर है। देखो आप किस तरीके से अपने आप को समाज के अंदर प्रस्तुत करते हो, किस तरीके से अपने समाज को दर्शाते हो, अपने लोगों को, अपने समाज को, वो आपके ऊपर है। तो उसी के अनुसार लोग जज करते हैं, उसी के अनुसार उसकी चीज़ें मैनेज होती हैं। एक बड़ा अहम मुद्दा है, देखने को मिलता है, मैं चाहता हूं आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दें। हिजाब, हिजाब को लेकर कैफ का क्या कहना है? देखिए, हिजाब एक, आपने फ़ोटो भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, और एक चीज़ें भी चलती हैं कि एक तरफ आप रसगुल्ले को खुला छोड़ दीजिए, हर एक उसके ऊपर कुछ ढक दीजिए, तो उसमें मक्खियाँ जो है वो भिनकने लगेंगी। तो वही चीज़ है, अगर आप अपनी इज़्ज़त, अपने बड़ों की इज़्ज़त को, अपनी समाज में जो आपके बड़ों की इज़्ज़त है उसको लेके चलना चाहती हैं, तो एक अपने आप को कवर करके, और एक अच्छा लोग, आप समाज में अच्छा लगेगा, एक मैसेज जाएगा कि हाँ, कि इनके संस्कार, इनकी एजुकेशन कितनी अच्छी हुई है जो इस तरीके समाज में। दूसरी चीज़, आप हाफ कपड़े पहनोगे, सारी चीज़, वो सबका अपना नज़रिया है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर वालिदैन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि हिजाब में रहें, अच्छे से रहें। और एक समाज में जो है, जो इस वक्त आप सुनते होगे कि 8 साल की बच्ची का रेप होगा, 3 महीने की बच्ची का रेप होगा, इसी वजह से तो चीज़ें होती हैं कि समाज में गंद फैली जाती है, सोशल मीडिया में गंद फैल जाती है। इस तरीके की चीज़ें फिर ये अंजाम देती हैं कि ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने आप को ढक कर और इस चीज़ों को चलना चाहिए, ताकि ऐसी चीज़ें आगे समाज में ना आए और लोग खुशी बसी चीज़ें चलें। क्या भाई, ये बात तो हुई हिजाब की। अगला एक बहुत अहम मुद्दा, ट्रिपल तलाक। देखिए, ट्रिपल तलाक क्या है, ये तो मेरे से बेहतर, और मैं तो खैर इसका 10% भी, 1% भी नहीं जानता। आलिम लोग और उलमा हजरात बता सकते हैं कि इसमें क्या है ट्रिपल तलाक। ये तो सिर्फ़ एक मुल्क की राजनीति को बदलने के लिए, एक मुल्क में लोगों के अंदर और महिलाओं के अंदर, कि क्या होता है, महिला थोड़ी कम एजुकेटेड होती हैं ज़्यादातर रूढ़िवादी इलाकों के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर, तो उसी को जागरूक करने के लिए, वोट बटोरने के लिए इस तरीके की चीज़ें लाई गई, ट्रिपल तलाक और कानून लाए गए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं रियायत है कि ट्रिपल तलाक कब देना है, किस तरीके से देना है। ये नहीं है कि एकदम 3 तलाक दे बोलो ख़त्म चीज़ें, बहुत मसले मसाइल हैं उसकी। अगर आप डीपली जाओगे तो आपको मालूम होगा कि असल में इसकी हकीकत क्या है और लोगों के अंदर इसको क्या बताया गया और क्या मैसेज दिया गया। पर ऐसा आपको नहीं लगता कि इसका मिसयूज होने लगा तब इस पे कानून बनने की ज़रूरत हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिसयूज़ नहीं हुआ, लोगों ने इसका मिसयूज़ शुरू कर दिया। लोगों ने अपने क्या बोलते हैं वोट बटोरने के लिए, राजनीति को चमकाने के लिए इस चीज़ का मुद्दा उठाया। आप वो देख लीजिए, कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया, न जाने शमशान घाट का मुद्दा उठाया, कैसे कैसे मुद्दे उठाए आपने देखे। ये सब चीज़ें राजनीतिक चलते आई हैं। बाकी आप उठा लीजिए, पहले से क्या चीज़ थी, क्या हम लोग आपस में रह नहीं रहे थे, 70 सालों से हम आपस में जी नहीं रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। तो ये राजनीतिक है, राजनीति के चक्कर में लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, राजनीतिक चीज़ें आएंगी जाएंगी, नेता बनेंगे कटेंगे, लेकिन ये देश, ये लोग, ये यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। तो ये देश रहना चाहिए। राजनीति तो आज है कल है, ख़त्म है चीज़ें। एक मुद्दा और है पॉलीगैमी, मल्टीपल मैरिज, एक से ज़्यादा शादी करना। जी जी, आपका क्या कहना है इस्लाम धर्म के हिसाब से? आप देखिए, आपकी क्या खुद की ओपिनियन? आपको एक बात बताऊं, ना तो मेरी शादी हुई है अभी, और अभी ना कोई दूर तक इरादा है।
तो जिनकी शादी हुई है और जो शादीशुदा हैं उनसे इस बारे में सवाल कीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आपने शरीयत पढ़ा होगा, नहीं, कुरान मैं पढ़ा इतनी होगा। शरीयत नहीं पढ़ी, मैंने आपको पहले ही कहा। ये उलमा हजरात और आलिम हजरात मौलाना जो होते हैं वो तफसील से बता सकते हैं, बाकी मैं इस बारे में इतना नहीं। अभी हमने आपसे 3 मुद्दों पे बात की, हिजाब, ट्रिपल तलाक और पॉलीगैमी। इसमें ऐसा भी देखने को आया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उन्होंने भी इन चीज़ों का समर्थन किया, हिजाब का विरोध किया उन्होंने खुद। आप कह रहे हैं कि रसगुल्ले को ढक कर रखें, और रसगुल्ला खुद अपने आप मना कर रहा है कि मैं ढकना नहीं चाहता। देखिए एक बात, देखो आपने मेरा ओपिनियन पूछा, मैंने अपना ओपिनियन बताया। और दूसरी चीज़, जो आपने सोशल मीडिया पे और जो आपने मीडिया पे देखा वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है इसमें कितनी हकीकत है और कितना उसे स्क्रिप्टेड बनाया गया है। वो आप सभी ने देखा, वो एक ही महिला वो 3-3, 4-4 आंदोलनों के अंदर आ रही थी। आपने देखा वो ट्रिपल तलाक में भी वही थी और हिजाब में भी वही थी महिला, जो लड्डू बांटी थी, लड्डू खाने वाली भी वही थी और बांटने वाली भी वही थी। तो ये चीज़ें स्क्रिप्टेड थी, बाकी कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश की जो लड़कियां हैं उन्हें आज़ादी है कि अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तालीम हासिल करें। और हत्ता कि आप ये बात बोल रहे हैं रसगुल्ले वाली, मैं आपको बता दूं कि जो तालीम जो देने का सिलसिला और जो रसगुल्ले वाली बात आपने बोली, मैंने नहीं, मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी ने खुद कुरान के अंदर फरमाया कि जो औरतों को, जो जब हमारे नबी थे उस वक्त जो औरतों को जो है, जिस वक्त तो उनकी पैदाइश हुई तो औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। उस वक्त एक कलंक माना जाता औरतों का पैदा होना। तो उस वक्त जो हमारे नबी आए उन्होंने मेहनत करी, औरतों को एक इज़्ज़त और मकाम मिलने लगा, और औरतों को जो लड़कियाँ थी उन्हें तालीम हासिल करने के लिए खुद आगे बढ़ाने लगे लोग। तो यही चीज़ें हमने तो सिर्फ़ और सिर्फ देखा है कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को लोग हकीकत मान लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर जो है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लड़कियों को पढ़ाया जाता है, आगे उनकी तालीम की जाती है, अच्छे से उनकी परवरिश की जाती है। जो आप सोशल मीडिया पे देखे रहे हैं और जो रियल में, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस चीज़ों पे ना जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम समाज के अंदर हिंदू, और आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन मुस्लिम समाज के अंदर लड़के और लड़की को दोनों बराबर दर्जा दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और दिया जाएगा। आपके इंस्टाग्राम पे तकरीबन 3.5 मिलियन फॉलोवर हैं। 3.5 मिलियन अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है, और आपकी हर रील पे मिलियंस में व्यूज आते हैं जी। इतने फॉलोवर्स आपके कैसे हुए, कितने समय में हुए, किस प्लानिंग के तहत हुए, और आगे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये आपको बता दूं आज ही 36 लाख हुए हैं। तो ये 3.6 मिलियन जो फॉलोअर्स हुए हैं तकरीबन 1 साल के टाइम पीरियड में हुए हैं। और इसके पीछे ना तो कोई प्लानिंग थी ना कुछ थी, ये तो अल्लाह को मंजूर था, और लोगों की जो हमने खिदमत करी वो लोगों को पसंद आई, और समाज ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ऐसी चीज़ें भी समाज के अंदर होनी चाहिए, ऐसा नौजवान भी समाज के अंदर पैदा होने चाहिए कि जो जिनका पॉइंट ऑफ व्यू नाच गाने और इन चीज़ों से हटके कुछ लोगों की समाज में, और जो लोग सड़क पे सो रहे हैं, कुछ लोग घर से बेघर हैं, कुछ भी जो बच्चे हैं यतीम हैं, उनका सहारा बने, उनके साथ आए, उनके जो है खिदमत करें, उनका जो है जो साया हट गया उनका साया बने। इस चीज़ों को लेके यही हमारी प्लानिंग थी, और यही अल्लाह ने कबूल कर ली, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नमाज रखा है, और इंशाल्लाह करते रहेंगे हम। क्या भाई, आपकी जो संस्था है राहे ज़िंदगी, उससे अगर कोई जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़े? मैं चाहता हूँ आप दर्शकों को बताएं। देखिए, वो तो बिल्कुल खुला है। आप राहे ज़िंदगी फाउंडेशन का जो है हमारा पेज भी है, और हमसे मेरे प्रोफाइल पे नंबर भी डले हुए हैं, आप उन पे कांटेक्ट कीजिए और हमारी टीम मेंबर से बात कीजिए। एक स्लिप होती है, आपको स्लिप दे दी जाएगी। आपको आपके एरिया में, आपके इलाके में अगर कोई चीज़ घटना होती है, कोई परेशानी हाल आता है, कोई आपदा आती है, तो उसमें हम इंशाल्लाह हमारी फाउंडेशन की तरफ से पूरा सहयोग करेंगे, और पूरे साथ उस चीज़ को हम ख़त्म करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि भाई हमें सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? मैंने आपको शुरू में बोला तालीम, सबसे पहले तालीम, और दूसरी चीज़ जो अपना पड़ोसी है उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारे माशरे के अंदर, अगर हमारे माहौल के अंदर ये चीज़ें पनपेंगी, तो ये जो मुल्क जैसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो उस चीज़ को दोबारा रिपीट होने में वक्त नहीं लगेगा। मगर ये है कि लोग राजनीति चमकाने के लिए, मैंने आपसे फिर बोला, लोगों को बांटने का काम, लोगों को तोड़ने का काम, ये जो है सिलसिला चल रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, न जाने हमारी एक कोशिश से चंद लोग इस चीज़ को मान लें और फॉलो कर लें और अच्छे रास्ते पे आ जाएं। मैं चाहता हूँ कि भाई आपने राहे ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ बताया। हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहें, कोई अपनी बात कहना चाहें? देखिए, मैं ये पूछताछ जो है, चैनल जो है, ये पॉडकास्ट जो है, इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात हैं और जो मुल्क में जो चीज़ें चल रही हैं,
ये अच्छी नहीं है, इन्हें हमें ख़त्म कर देना चाहिए। लड़ाई झगड़े और मज़हब के नाम में इख्तिलाफ़ पैदा करना, आपस में लड़ना लोगों को, इस चीज़ को ख़त्म करके इंसानियत के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम जैसे 47 से पहले रह रहे थे उस तरीके से हमें रहना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी चाहिए। गलत गलत चीज़ों में मुब्तला नहीं करना चाहिए, गलत गलत जुलूसों में, गलत गलत सभाओं में। क्या होता है, नेता तो लड़ झगड़ते हैं आपस में, फिर एक अंदर कमरे में बैठ के चाय पीते हैं और हम जो है अपना जीवन ख़राब कर लेते हैं। आप देखिए सुबह संभल के अंदर जो हादसा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए, मेरे ख्याल से मालूम होगा कि 4 लोगों की जान चली गई है उस हादसे के अंदर। तो यही है कि मस्जिद मंदिर उन चीज़ों पे लड़ा के लोगों को आपस में डाइवर्ट करने का और उनको जो तालीम से उनका जो रुजू उसे हटाने का काम किया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा तालीम पे पूरा ध्यान दें, नौजवान जो हैं और अच्छे रास्ते पे आएँ और अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, वालिदैन की इज़्ज़त करें, वालिदैन की बातों को मानें। इंशाअल्लाह मैं मानता हूँ कि मुल्क हिंदुस्तान से ऊपर कोई पूरे दुनिया के अंदर कोई वतन नहीं होगा जो हर चीज़ में, जैसे आज जापान, चाइना और अमेरिका मान जाता है, तो मुल्क हिंदुस्तान भी इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में लोहा लेने के लिए तैयार रहेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मोहम्मद कैफ, हापुड़ से आने वाले, राहे फाउंडेशन के चेयरमैन। तकरीबन 36 लाख लोग इनकी फाउंडेशन से जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और मोहम्मद कैफ को इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और बाकी सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू ऑल, लव यू, जय हिंद, जय भारत। पूछताछ होगी, पूछताछ खुलेंगे सारे राज, अब खुलेंगे सारे राज।